आज के मुख्य समाचार। सपा विधायक शहजील इस्लाम का बयान दर्ज करने में कतरा रही पुलिस। शरद पवार के परिवार को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की भयावह योजना। अवैध फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने संजय राउत का बयान दर्ज किया। कोरोना फिर लौट रहा, सतर्क रहे, 5 राज्यों में अचानक बड़े केस, चौथी लहर की आशंका। उत्तर प्रदेश में बरेली के एसपी विधायक शहजील इस्लाम के विवादित बयान प्रकरण मामले की सीधे शासन से मॉनिटरिंग हो रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बयान के तीसरे दिन हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी की तहरीर पर बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। छठे दिन बीडीए ने विधायक के पेट्रोल पंप को अवैध निर्माण पर ढहा दिया। बावजूद बारादरी पुलिस प्रकरण में फंसे विधायक शहजील इस्लाम व सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना के बयान दर्ज करने से कतरा रही है। मामले में 3 अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अनुज वर्मा ने एसपी सिटी रविंद्र कुमार को तहरीर दी थी। एसपी सिटी ने सीओ सेकंड आशीष प्रताप सिंह को जांच दी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी सिटी के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने अनुज वर्मा की तहरीर पर शहजील इस्लाम, संजीव कुमार सक्सेना व अज्ञात के विरुद्ध उकसाने, धमकी देने और राष्ट्रीय अखंडता प्रभावित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की मॉनिटरिंग शासन से होने के चलते आनन फानन में वादी के बयान दर्ज कर लिए गए। इसके बाद पुलिस शांत बैठ गई। बीडीए की कार्रवाई के बाद मामले में विवेचना के संबंध में बारादरी पुलिस ने हैरान करने वाला तर्क गढ़ा। कहा कि वादी से कई बार वीडियो मांगा गया, लेकिन उनकी ओर से वीडियो उपलब्ध नहीं कराया गया। वादी द्वारा वीडियो देने के बाद उसे जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई कर दोनों आरोपितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शहजील का बयान संबंधी वीडियो न देने के सवाल पर अनुज वर्मा ने बारादरी पुलिस को झूठला दिया। साफ कहा कि पुलिस ने उनसे कोई वीडियो नहीं मांगा। ऐसे में बारादरी पुलिस का तर्क खारिज हो गया। गुरुवार को जब बीडीए ने कार्रवाई की तो शहजील के पंप की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई व विवादित बयान एक साथ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इंटरनेट मीडिया के जरिए हर किसी के पास वीडियो पहुंच गया, लेकिन बारादरी पुलिस का तर्क है कि उनके पास विवादित बयान का वीडियो नहीं है। वादी का कहना है कि शिकायत के दिन ही पुलिस को वीडियो उपलब्ध करा दिया गया था। मामले में वादी से विधायक का बयान संबंधी वीडियो मांगा गया था, लेकिन उनकी ओर से अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। वीडियो प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने सीधे आरोप लगाते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के घर पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके अलावा राज्य के एक मंत्री ने कहा कि यह वरिष्ठ नेता और उनके परिवार को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की एक भयावह योजना थी। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस घटना की निंदा की है। आवास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने चौंकाने वाला दावा किया कि हमले का पूरा उद्देश्य पवार, उनकी पत्नी और उनके सिल्वर ओक्स बंगले में उस समय मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना था। मंत्री ने कहा कि सौभाग्य से राज्य के लाखों लोगों के आशीर्वाद से पवार साहब या उनके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। एनसीपी के राज्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि हमला एमवीए सरकार को अस्थिर करने के इरादे से एक पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश थी। उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी के कार्यकर्ता मूक दर्शक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, एक तरफ राज्य परिवहन कर्मचारियों ने बड़े जश्न के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, फिर उन्होंने अचानक पथराव और जूते फेंकने का फैसला कैसे किया। अनिल बोंडे और अन्य भाजपा नेता कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जो बहुत खेदजनक है। शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि दक्षिण मुंबई में सिल्वर ओक्स बंगले में राकांपा नेता के आवास पर एक क्रूर पूर्व नियोजित हमला था। उन्होंने कहा, यह खेदजनक है कि विपक्ष भाजपा इस तरह के कृत्यों का समर्थन कर रहा है। वे एमवीए सरकार को निशाना बनाने और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए राजनीति के निचले स्तर तक गिर रहे हैं। आंदोलनकारी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के नेता और वकील गुणरन सदावर्ते पर निशाना साधते हुए राउत ने उन लोगों के बारे में जानने की मांग की जिनका हाथ इस घटनाक्रम के पीछे है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को सामने आए जाने की जरूरत है जो उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब एमएसआरटीसी के कई कर्मचारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी पहुंचे तो उन सभी के पास प्लेटफॉर्म टिकट थे और राउत ने पूछा कि वे सभी एक साथ स्टेशन में प्रवेश के लिए टिकट कैसे खरीद सकते हैं और इसके लिए पैसा किसने मुहैया कराया था। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार को गिराने के भयावह उद्देश्य के साथ एक श्रमिक आंदोलन की आड़ में भाजपा द्वारा सदावर्ते का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे।
इस बीच हमले के सिलसिले में कल देर रात गिरफ्तार किए गए सदावर्ते और लगभग 100 से अधिक लोगों को मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। MSRTC के 100-125 कर्मचारियों ने, जो कि नवंबर 2021 से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने इस दौरान पवार के घर पर पत्थरों और जूते चप्पलों से सटीक हमला किया, जिससे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा हो गई। अचानक हुए हमले के लिए खुफिया विफलता का आरोप भी लगाया गया है, जिसमें पुलिस की भूमिका की जांच और कथित रूप से देरी से प्रतिक्रिया की मांग की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि जब मीडिया के लोगों को अग्रिम सूचना मिल गई थी और वे समय पर घटनास्थल पहुंच गए थे, तो फिर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की। इस घटना का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित उच्चतम स्तर पर संज्ञान लिया गया है, जबकि गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने हमले में पुलिस रिपोर्ट का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस ने अब एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री अनिल परब, मुंबई और बारामती, पुणे में पवार परिवार के घरों और अन्य नेताओं सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ अवैध फोन टैंपिंग मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने शनिवार को शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गवाह के तौर पर संजय राउत का बयान कोलाबा पुलिस थाने के अधिकारियों ने मध्य मुंबई स्थित शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यालय जाकर दर्ज किया और एक दिन पहले उन्हें इस संबंध में नोटिस दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि राउत का फोन वर्ष 2019 में कथित तौर पर 2 बार टैप किया गया और तब राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख शुक्ला थी। उन्होंने बताया कि यह फोन टैपिंग कथित तौर पर उस समय की गई राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बीच महाविकास अघाड़ी MVA सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्राकांपा नेता एकनाथ खड़से का बयान दर्ज किया था, जिनका फोन भी कथित तौर पर उसी दौर में टैप किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने पिछले महीने दावा किया था कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच मादक पदार्थ तस्कर के संदेह में 4 निर्वाचित प्रतिनिधियों का फोन टैप किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के नेतृत्व में कथित फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। शुक्ला मार्च 2016 से जुलाई 2018 तक पुणे की पुलिस आयुक्त थी और मौजूदा समय में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वो इस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर हैदराबाद में तैनात हैं। नई दिल्ली, कोरोना वायरस खत्म हो गया है, ये गलतफहमी भारी पड़ सकता है। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। चीन में तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट XE का केस गुजरात में मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में XM वेरिएंट के एक मामले का भी पता चला है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी XE वेरिएंट के केस मिले थे, लेकिन सरकार ने इसे गलत बताया था। कोरोना की चौथी लहर नजदीक दिख रही है, क्योंकि देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जिन राज्यों को चेतावनी दी गई है, उन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हों, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में कोरोना के केस में उछाल देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में केरल में 353, महाराष्ट्र में 113, हरियाणा में 336 और मिजोरम में 123 मामले सामने आए हैं। देश के हालात देखें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए, जबकि 43 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 1033 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल से होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। यूरोप कोरोना की एक और लहर को झेल रहा है। UN चीफ एंटोनियो गुतारेस ने विश्व को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के हर रोज 15 लाख केस आ रहे हैं। एशिया में बड़े पैमाने पर मरीज मिल रहे हैं, जबकि पूरे यूरोप में एक नई लहर फैल रही है। WHO की साप्ताहिक संक्रमण रिपोर्ट इस हफ्ते जारी में उसके 6 क्षेत्रों में 90 लाख से अधिक नए मामले सामने आने और 26,000 से अधिक मौतें होने की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।